नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय एकेएम। आज हम जो क्वालिफिकेशन पैक के अंदर एलिमेंट्री करने जा रहे हैं, ऑलरेडी इसकी 2 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, एलिमेंट 1 और 2। जो क्वालिफिकेशन पैक है, वो है रिटेल टीम लीडर एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। इसमें हम जो नोट्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है एनओएस, दैट इज़ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टेक होल्डर्स। इसके एलिमेंट 1 और 2 हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने वो एलिमेंट 1 और 2 नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय एकेएम को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके टीम लीडर की प्लेलिस्ट अलग से है और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की प्लेलिस्ट अलग है, उसमें आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। नोस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टेक होल्डर्स एलिमेंट 3। इससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं हम कर चुके हैं। एलिमेंट 1 है हैंडल बिजनेस कम्युनिकेशन मीडियम इफेक्टिवली। एलिमेंट 2 है कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एलिमेंट 3 डेवलप एंड सस्टेन इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर, जो कि आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में PC20 है, जो 19 PC हैं वो एलिमेंट 1 और 2 में कंप्लीट हो चुके हैं, 19 तक जो हैं। अंडरस्टैंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पीपल्स यू विल बी वर्किंग विद। PC21 agree with record arrangements for joint working that are appropriate and effective. PC22 agree to information sharing timing, region and confidentiality. PC23 discuss on how and when the joint work will be monitored and reviewed. And next, PC24 undertake your role in joint working in a way that is consistent with agreements made, your own job role and relevant policies and standard. PC25 represent your agency's views, policies in a clear and constructive way. PC26 identify any tension and issue in the joint working and seek to address them with the people involved. Seek appropriate support when you are having difficulty working effectively with the staff in other agencies. Total 27 जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं वो इस नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड में है टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टेक होल्डर्स में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नंबर 20 से। अंडरस्टैंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पीपल्स यू विल बी वर्किंग विद। जैसा हमें पता है कि अब वर्किंग रिलेशनशिप की बात आ रही है, तो सबसे पहले आपको अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि किसी भी जॉब रोल के लिए जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो वाले टास्क, वो ड्यूटीज़ और फंक्शंस जो कि एक इंडिविजुअल्स को करने होते हैं उस पोजीशन पे, या कोई ऐसी पोजीशन समटाइम दे दी जाती है जिसमें वो पर्टिकुलर टास्क करना होता है। तो वो जो है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्ड का मतलब ही ये इंडिकेट करता है कि जो आपको टास्क दिए गए हैं, ड्यूटीज़ दिए हैं, फंक्शन दिया गया है ना, एक पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, उसी को आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटी या की रिजल्ट एरियाज हैं, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस पोजीशंस पे रह के हुए आप अपनी टास्क ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें, है ना, है ना। और वो टास्क और ड्यूटीज़ जो हैं वो किस कंटेक्स्ट में हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड वर्क हो सकता है, ये टीम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं, है ना, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो क्या इसके फ़ायदे हैं, है ना। बोलता है पहले तो आपको डिफाइनिंग द स्कोप, आपको पता चल जाता है कि आपका स्कोप एरिया क्या है। दूसरा ये बोलता है क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस, आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, टीम में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपकी क्या वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं।
नेक्स्ट है इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस। जब आपको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली अंडरस्टैंड होंगे तो कहीं ना कहीं आप जो भी काम करोगे उसकी क्लैरिटी रहेगी, आपको क्या काम करना है और कितने हद तक, कितने स्कोप तक करना है। नाउ नेक्स्ट जो PC21 है वो दैट इज एग्री एंड रिकॉर्ड अरेंजमेंट्स फॉर जॉइंट वर्किंग दैट आर अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव। ठीक है। सो बोलता है ट्रस्ट एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टीम में वर्क करने के लिए। अब अच्छा रिलेशनशिप अगर बनेगा टीम मेंबर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, तो उसमें ट्रस्ट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रस्ट एक उनमें से एक एलिमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि अगर हम किसी भी अदर स्टेक होल्डर्स का कोई काम कर रहे हैं, अगर वो रिटन एग्रीमेंट में हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? तो रिटन में, जैसे हमने बताया था, रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्रूफ रहता है हमारे पास। ठीक है। अब नेचुरली है, जब एग्रीमेंट रिटन में होगा तो उससे क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली डिफाइंड होंगी एग्रीमेंट में। जब टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली डिफाइंड होंगी, है ना, तो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। ठीक है। और जॉइंट वर्किंग करने के लिए, जॉइंट वर्किंग मीन्स विद इन द टीम हो गया, विद इन द इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो गया, या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की बात करें तो दोनों ही केस में, है ना, जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो एग्रीमेंट होता है, जो एग्री हुए हैं हम, है ना, जो एग्री हुए हैं और उसका जो रिकॉर्ड है ना, है ना, वो मेंटेन रहेगा। जब मेंटेन रहेगा तो हमें कोई भी SOPs में किसी भी तरह से काम करना है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफाइन किए गए हैं एग्रीमेंट में, हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। जब उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ना, वो सही तरीके से होगा और इफ़ेक्टिव भी होगा, उसकी जो आउटकम्स हैं वो बेटर आएंगी। नाउ PC22 बोलता है एग्री टू द इंफॉर्मेशन शेयरिंग टाइमिंग रीजन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। बोलता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद द स्टेक होल्डर, रिलेटेड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है बहुत ज़रूरी है। बट क्या होता है कि सम टाइम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है ना, उस पे जो है ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। बट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, नॉट ऑल बट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी चाहती है कि ये जो है इसका कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। ठीक है। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस जब एग्रीमेंट किया जाता है जॉइंट वर्किंग के लिए, तो उसमें ये क्लेरिफाई किया जाता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कॉरपोरेट की कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस उस एग्रीमेंट में हो सकती हैं, है ना, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को शेयर नहीं की जा सकती उसके बारे में हो सकती है ना। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। सो बोलता है जब भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, तो बोलता है ना, जब भी जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करोगे दैट इज टाइमिंग एंड रीजन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। सो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, है ना, सो वो क्या है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस जब एग्रीमेंट कर रहे हैं जॉइंट वर्किंग का, तो उस वक्त क्लैरिफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशंस, है ना, अब जब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्टेक होल्डर जैसे सप्लायर्स हैं, है ना, अगर उनको एक टाइम बाउंड रहते हैं हम, है ना, कि उस टाइम में जो है हमें इंफॉर्मेशन फ्लोट करनी होती है, तो बोलता है जब भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो तो उसमें टाइम की क्या लिमिट है, क्या रीजन है, और कॉन्फिडेंशियली, है ना, डेलिटी, है ना, इन चीज़ों का
आपने विशेष ध्यान रखना है ना, खासकर ध्यान रखना है। सो बोलता है एग्री टू द इंफॉर्मेशन शेयरिंग टाइमिंग रीजन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ऑब्वियस है, जब कस्टमर के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो उसके साथ भी समटाइम क्या है, हमें क्या है ये चीज़ का के लिए ध्यान रखना होता है कि कब किस टाइम पे हमें वो इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लोट करनी है और कब हमें उसको बताना है, सर्विसेज से रिलेटेड है चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एक टाइमलाइन के समय में, अदरवाइज़ क्या होता है, अगर डिले टाइम में होगा तो कहीं न कहीं दूसरा जो साथ में काम करने वाला व्यक्ति है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी चिढ़ जाते हैं कि यार टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, है ना? सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। नाउ PC23 में बोलता है डिस्कस ऑन हाउ एंड व्हेन द जॉइंट वर्क विल बी मॉनिटर्ड एंड रिव्यू। सो जब भी आप स्टेक होल्डर्स के साथ डील कर रहे हो, है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक जो वेंडर हैं जो आपको सामान सप्लाई कर रहे हैं, तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जब फाइनलाइज करते हो तो कम से कम ये भी टर्म्स एंड कंडीशन में होना चाहिए कि जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, जो आपको वर्क दिया गया है, उसका जो मॉनिटरिंग है, उसका जो रिव्यू है, उसके ऊपर फीडबैक जो है वो कब दिया जाएगा और कितने टाइम के बाद लिया जाएगा, है ना? एवरी प्रोजेक्ट, हर तरह के प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं ये मॉनिटरिंग और रिव्यू होता ही होता है। अब ये रिव्यू जो है इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कुछ रिपोर्ट्स भी मांगी जा सकती हैं, ठीक है? तो उसके बेस पे हो सकता है। और किसी भी बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोजेक्ट को, उस वर्क को, जॉइंट वर्क को मॉनिटर किया जाए और रिव्यू किया जाए, ठीक है? सो ड्यूरिंग एग्रीमेंट ही ये नेगोशिएट किया जाता है कि व्हेन एंड हाउ जॉइंट वर्क विल बी मॉनिटर्ड एंड रिव्यूड। नाउ नेक्स्ट जो हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 24 है ना, अंडरटेकिंग योर रोल इन द जॉइंट वर्किंग इन ए वे दैट इज कंसिस्टेंट विद द एग्रीमेंट मेड, योर ओन जो रोल एंड रेलेवेंट पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे बात करते हैं, बोलता है बाय नोइंग योर ओन रोल इन द टीम, है ना, आपका टीम में क्या रोल है, आपकी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जब हमने ये अंडरस्टैंडिंग की बात की तो एज पर एग्रीमेंट आपकी क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और जॉइंट वर्किंग टीम में, ठीक है? क्या तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये आइडेंटिफाइड हो गई है, समझ हो गई है, तो आप कंसिस्टेंटली अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो प्रयासरत रहें, ठीक है? तो कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप काम करते रहें, किसके अकॉर्डिंग, जो रेलेवेंट पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग, सो दैट की क्वालिटी आउटकम जो है बाद में निकल के आए, है ना। इससे क्या होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा क्लाइंट्स के बीच में। PC25 is represent your agency's views and policies in a clear and constructive way. So while dealing with the stakeholder, अपने आप को आपकी जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको आपने क्लियरली और कंस्ट्रक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना है ना। इससे क्या होगा, शोइंग ही इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, द है ये वर्ड। सो इससे क्या है, आपकी कंपनी की ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट्स के बारे में पता चलेगा, आपकी प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा, देन एनकरेजमेंट मिलती है, कहीं ना कहीं आपका विज़न मिशन क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का, इसके बारे में आपके स्टेक होल्डर्स को पता चलता है, जिससे क्या है आपका जो है आपकी जो है एक पॉजिटिव, है ना, एटीट्यूड जो है डेवलप होता है इन द माइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अदर एजेंसी है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे, तो आप जो है ग्रोथ पाथ दिखाएंगे उसको जब अपनी उसमें वर्किंग में, तो वो ऑब्वियस है आपका इंटरेस्ट जो है ना, आपका इंटरेस्ट तो है ही है, बट आपकी जो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट जागृत होगा और कहीं ना कहीं वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगी कि आपके साथ बिजनेस करना चाहिए, और जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की ग्रोथ आएगी और एक अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड होगा। नाउ PC26, so identify any tension and issues in the joint working and seek to address them with the people involved। बोलता अगर किसी तरह की टेंशन या इशू क्रिएट हो जाते ड्यूरिंग एग्रीमेंट और ड्यूरिंग वर्किंग,
है ना? कुछ भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशंस जनरली क्यों होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग से या कम्युनिकेशन गैप की वजह से, है ना? सो जस्ट क्लेरिफाई विद दोज़ एजेंसीज़ और दोज़ स्टेक होल्डर्स, है ना? आपको क्या करना है, उनके साथ बैठकर, है ना, जो भी गैप रह गए हैं, जो भी चीज़ें जो क्लैरिफ़ाई नहीं है या कोई इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं, है ना, विद रिलेटेड टू द रिपोर्ट्स और कम्युनिकेशन चैनल और एनीथिंग, किसी भी तरह का, तो बोलता है आइडेंटिफ़ाई करो। आइडेंटिफ़ाई करो कि क्या रीज़न थे, कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया है या कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सब तभी तो हमने बात करी थी कि एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म होता है कहीं ना कहीं। सो रीज़न आइडेंटिफ़ाई करो, है ना, उसके ऊपर वर्क करो कि ये जो इश्यूज़ या टेंशन हैं ये किस वजह से क्रिएट हुए हैं, है ना। अपनी टीम मेंबर्स की हेल्प लो, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते अपने ऑथराइज्ड पर्सन जो उसमें और भी पर्सन इन्वॉल्व हैं उनकी हेल्प लो, ठीक है। देन एक्नॉलेज द क्रिटिसिज्म, अगर आपके पार्ट पे कभी गलती रही होगी तो हमेशा क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हमारे पार्ट पे गलती रही है, वो भी मे बी इन टर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, आपकी जब रिप्रेजेंट किया था आपने तो उस वक्त गैप रह गया, तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ऑलवेज एक्सेप्ट करो, सो दैट कि क्या है कि उन पर्सन्स के साथ जिनके साथ आप इन्वॉल्व हो, अच्छे बिल्डिंग रिलेशनशिप की बात कर रहे थे ना हम, तो उन 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 पर्सन के साथ जो आपके साथ काम कर रहे हैं, है ना, उनके माइंड में भी डाउट्स उनके क्लियर हों और आपके माइंड्स में भी डाउट क्लियर हों, ठीक है। Now PC27 is seek appropriate support when you are having difficult working effectively with the staff in other agencies। बोलता है कि इफ़ यू थिंक कि जो दूसरी वर्किंग एजेंसीज हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके साथ, उनके स्टाफ के साथ आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। मे भी हो सकता है ना, कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे पार्ट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इसीलिए हमने बात करी कि रीज़न फाइंड आउट करो और रिजॉल्व करो इश्यूज़ हो, उनके साथ बैठो और फाइंड आउट करो कि क्या रीज़न से, किस वजह से ये इश्यूज़ और टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं। नाउ बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट सपोर्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या होगा, हो सकता है कि जो दूसरा एजेंसीज हैं, दूसरा जो क्लाइंट है, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उनके स्टाफ के साथ कोई प्रॉब्लम हो, है ना, वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहे हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो बोलता है आप क्या है, एक अप्रोप्रिएट सपोर्ट लो अपनी टीम मेंबर्स की, क्योंकि आप जॉइंट वर्किंग कर रहे हैं, जॉइंट वर्किंग मतलब साथ में इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो बोलता है किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी है ना, तो आप क्या कर रहे हो कि जो भी इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प लो, है ना, उनसे बात करो, है ना, उनसे कम्युनिकेट करो, सो दैट कि जो भी इश्यूज़ आने वाले टाइम में तैयार हो सकते हैं या प्रॉब्लम्स तैयार रेडी हो सकती हैं, उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ को, ताकि हमारा जो वर्क है वो इफ़ेक्टिवली हो और हमारी जो आउटकम्स है वो अचीव हो सके। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा, है ना। सो थैंक यू फ्रॉम रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय AKM।